आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है यूजीसी नेट पर आधारित। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 के संदर्भ में, है ना, और चर्चा कर रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक पर। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आज का टॉपिक हमारा है उपागम यानी अप्रोच पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सामुदायिक संगठन के बेसिकली जो अप्रोचेस हैं वो कई विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। मैं आप लोगों से उस टॉपिक पर लेके चलता हूँ टू द पॉइंट। सीधा आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पॉइंट के ही आधार पे आप लोगों से उपागम पूछे जाएंगे, यानी उसके प्रारूप। उपागम कह लीजिए या उससे प्रारूप कह लीजिए, ठीक है, यही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत किया जाए क्लास को, एक बार बता दीजिएगा, बोलिए, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। देखिए, तो सामुदायिक संगठन के जो प्रारूप होते हैं उनके उद्देश्य, संरचना और गतिविधियों पर निर्भर होते हैं। ये जो प्रारूप हैं, है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके उद्देश्य, उसकी संरचनाएं और उसकी एक्टिविटीज़ पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे प्रमुख प्रारूप होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक स्थानीय विकास आप लोगों ने नाम सुना है, और एक आप लोगों ने नाम सुना है सामाजिक नियोजन, और एक आपने सुना है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया ये मुख्यतः रूप से बेसिकली प्रमुख उपागम के रूप में जाना जाता है, और परीक्षा में यही आता है सवाल, परीक्षा में यही आता है। तो जो स्थानीय विकास होता है वो उस प्रारूप में अगर हम बात करें, सामुदायिक संगठन का उद्देश्य ये होता है कि संसाधनों का उपयोग करे और समुदाय की समस्या को हल करे और उसकी विकास को बढ़ावा दे। उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय विकास। ठीक है, सीधा सीधा आप समझे कि स्थानीय विकास का मतलब है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य समुदाय के संसाधनों का उपयोग करके समुदाय की समस्या को हल करना और उसके विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरी बात आती है सामुदायिक नियोजन। सामुदायिक नियोजन कह लीजिए या सामाजिक नियोजन कह लीजिए, बात दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रारूप में ना क्या होता है कि सामुदायिक संगठन का ध्यान समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करने पर होता है। समुदाय की आवश्यकताओं का क्या करने का होता है? असेसमेंट करने का, यानी आकलन करने का, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाओं को विकसित करके उसको उस कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो पहले में क्या था? पहले में यह था कि संसाधनों का उपयोग करिए, समस्या को हल करिए और विकास को बढ़ाइए। सामाजिक नियोजन में क्या था कि आवश्यकता का आकलन करिए और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाइए। दूसरा हो गया। तीसरा आता है सामाजिक क्रिया, या आप इसे कार्यवाही भी कह सकते हैं या एक्शन भी बोल सकते हैं। तो सामुदायिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक अन्याय, असमानता के खिलाफ आवाज उठाना और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पहले में क्या था? पहले में मैंने अभी बताया समस्या को हल करना, संसाधन का उपयोग करना, विकास को बढ़ावा देना। दूसरा मैंने कहा आवश्यकता का आकलन करना और आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए योजना बनाना, वो सामाजिक नियोजन हो गया। और तीसरा में था कि सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाना है और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, यानी सोशल एक्शन करना है। ये तीन बातें हैं, तीनों सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, तो जब सबसे पहले इस प्रारूप या मॉडल या उपागम को लाया गया तो वो था 1968 का वर्ष। 1968 में जैक रोथमैन ने सामुदायिक संगठन के 3 मॉडल प्रस्तुत किया। 1968 में नाम रखा था अवस्थिति विकास, दूसरा रखा था सामुदायिक नियोजन, और तीसरे का नाम रखा था सामुदायिक क्रिया। अभी भी मैंने आपको ऊपर अलग बताया है, ये जो मैंने अलग बताया है स्थानीय विकास, लोकलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, सामाजिक नियोजन, सोशल प्लानिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और सामाजिक क्रिया या कार्यवाही जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल एक्शन। तो ये 3 प्रारूप आए। ये 3 प्रारूप जानते हैं जैक रोथमैन का ही है, और ये जैक रोथमैन ने 2001 में संशोधन कर दिया। पहले तो दिया 1968 में ये नाम अवस्थिति, सामुदायिक और सामुदायिक क्रिया, बाद में इसको परिवर्तन कर दिया और रोल बना कि संसाधन का उपयोग करिए, समस्या को हल करिए, विकास को बढ़ावा दीजिए, वो स्थानीय विकास। आवश्यकता का आकलन करिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करिए, योजना बनाइए, वो था दूसरा सामाजिक नियोजन। तीसरा था कि अन्याय
असमानता के खिलाफ आवाज उठाइए और सामाजिक परिवर्तन के लिए सोशल एक्शन करिए। 3 बातें बताया कि ये होता है कम्युनिटी में। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, इन 3 प्रस्तुत मॉडलों को समुदायों में विद्यमान पद्धति और परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 2001 में जैक रोथमैन के द्वारा संशोधन कर दिया गया। नाम देखिए परिशुद्ध किया गया और इन 3 जो दृष्टिकोण है इनको मॉडल के रूप में संबोधित करके उन्हें जो है समुदाय के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है या उसकी मध्यस्थता के रूप में जारी करता है। तो क्या क्या नाम देता है जैक रोथमैन, यहाँ पर आएगा नीचे आपके, स्थानीय विकास और सामुदायिक नियोजन या सामाजिक नियोजन या नीति, बात वही है, और सामुदायिक क्रिया यानी कार्रवाई। ठीक है, ये था मध्यस्थता के 3 विधियां, या आप कह लीजिए समस्या को सॉल्व करने के लिए या उसके उद्देश्य या संरचना या गतिविधियों पर जो निर्भर होता है क्रियाएं, उनको शामिल करने के लिए ये 3 मॉडल 2001 से आए। किसने दिया? तो जैक रोथमैन ने दिया। ये परीक्षा में जितनी बार सोशल वर्क का पेपर होता है यूजीसी नेट का, आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। पूछता है निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। अंदर नहीं पूछता, लेकिन मैंने अंदर आपको बता दिया एक परिभाषा के रूप में, एक छोटी छोटी लाइनों के रूप में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं एच.वाई. सिद्दीकी के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, एच.वाई. सिद्दीकी बड़े ही फेमस पर्सन है एच.वाई. सिद्दीकी महोदय भी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या किया, जैक रोथमैन का एक प्रकार से आप ऐसा कह लीजिए कि कॉपी पेस्ट वाला पार्ट इनके द्वारा दर्शाया गया मॉडल में, है ना, एच.वाई. सिद्दीकी के द्वारा। एच.वाई. सिद्दीकी, अच्छा, एच.वाई. सिद्दीकी ने कहते हैं कि इस प्रारूप में कार्यकर्ता का कार्य इस प्रकार से प्रक्रिया को उत्पन्न करना है कि जिससे समुदाय की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आवश्यकता को पूर्ति के हेतु समुदाय का प्रयास किया जा सके। मतलब उनकी आवश्यकताओं को ना फुलफिल किया जा सकता है व्यक्तिगत तरीके से, अगर आप समुदाय में काम करोगे तब, और या तो आप सामूहिक रूप से काम करोगे तब। ठीक है, तो जो समुदाय की वो समस्या है, उस समुदाय की समस्या के या उस समुदाय को विकास में आपको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उनकी आवश्यकता की जो है अध्ययन करके उनकी जो भी नीड या जो भी आवश्यकता है उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको, वो भी व्यक्तिगत तरीके से और सामूहिक रूप से। तो ये सामुदायिक विकास का एक प्रारूप देते हैं, उसी का नाम है ये। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कई चरणों में बताया कि अगर आपको ये करना होगा तो कई स्टेप होते हैं, उन स्टेप के माध्यम से करोगे। हालांकि ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप ध्यान रखिए। भौतिक क्षेत्रों की पहचान करना होगा पहले कि भाई आप कौन से एरिया में हैं। ठीक है, उस स्थिति को परखना है यानी आकलन करना है। फिर समुदाय में उसको प्रयोग में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर समुदाय के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता का आकलन करना। भैया समुदाय में कई वर्ग होते हैं, कई जाति होती है, कई धर्म के लोग होते हैं, आप उनका क्लासिफिकेशन कर दीजिए और क्लासिफिकेशन के आधार पर जिस व्यक्ति को जिस तरीके की नीड हो उस नीड को आपको फुलफिल करना होगा। फिर कार्यात्मक नियोजन का प्रयोग कर लीजिए यानी एक्टिविटीज़ करिए। फिर संसाधनों को जो है उसको कलेक्ट करिए या उसको प्लान करिए कि रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर उसके बाद समुदाय में एक संगठनात्मक संजाल का विकास करिए, मतलब एक नेटवर्क का विकास करिए। ठीक है, एक साथ संबंध का डेवलप करिए क्रियाओं को एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में। फिर निश्चित समय सीमा में समाज कार्य के द्वारा आंशिक रूप से बाहर निकालना, मतलब जाहिर सी बात है, एक आपने गोल बना लिया 3 महीने का या 15 दिन का, उस गोल के अंदर ही उस समुदाय की समस्या को सॉर्ट आउट कर देना है आप लोगों को। तो उसको बोला कि यह सामुदायिक विकास का एक प्रारूप है। ठीक है, तो ये था एच.वाई. सिद्दीकी के बारे में। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन का एक प्रारूप था, और ये भी प्रारूप एच.वाई. सिद्दीकी का है। अब समाज में सेवाएं जो होती हैं प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य, जो है सेवा योजन, पर्यावरण संरक्षण, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण इत्यादि सेवाएं प्रदान करने के लिए ये व्यवस्थाएं आपको लागू करनी पड़ेगी। और इसी प्रारूप की यह मान्यता है कि व्यवस्था अनेक प्रकारों की वजह से कार्य करना बंद भी कर देती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होने लगती है, तो इस प्रकार मूल्य में जो होते हैं वो परिवर्तन आने लगते हैं, तो गुणवत्ता में भी क्या होता है, वो परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ उत्पादन प्रक्रिया में विधियों में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। मतलब परिस्थिति के अनुसार देखकर जिस तरीके की जैसी समस्या रहे उसके आधार पे आपको क्या करना, लचीलेपन का सिद्धांत लगा के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से, नए नए टेक्निक के माध्यम से, नए नए टूल्स के या रिसोर्सेज के माध्यम से, मेथड के माध्यम से आप उस समुदाय को डेवलप करिए। ठीक है, अब बढ़ रही जनसंख्या तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करिए। मतलब जागरूक नहीं है वहाँ पे सभी लोग, तो उनको जागरूक करने का प्रयास करिए।
शिक्षित नहीं है तो उनको शिक्षा देने का प्रयास करिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस तरीके से आपको क्या करना, उनकी योजनाओं से लाभ उनको दिलवाइए। इस तरीके का पैटर्न होता है सोशल वर्कर में व्यवस्था का पैटर्न। आगे एच वाई सिद्दीकी के द्वारा जैक रॉथमैन ने जो 3 प्रारूप अपना 1968 में सबसे पहले दिया, फिर संशोधन कर दिया 2001 में, तो इसी के आधार पे एच वाई सिद्दीकी ने क्या किया, अपने 1997 में 3 मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका पहला था प्रतिवेश विकास का, और इसी का नाम मैंने अभी ऊपर बताया सामुदायिक विकास का, सामुदायिक विकास मॉडल इसी का नाम है। 2 नाम है इसका, या तो प्रतिवेश कह लीजिए या सामुदायिक। इसकी इंग्लिश आप देखोगे तो प्रतिवेश का नेबरहुड मिलेगा, नेबरहुड मिलेगा इसकी इंग्लिश। ठीक है, प्रतिवेश का, तो प्रतिवेश विकास का मॉडल कहिए या सामुदायिक विकास का मॉडल करिए, बात एक ही है। व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल करिए, बात एक ही है। सॉरी, ये तो बात दूसरी है, लेकिन व्यवस्था में क्या होता है कि जो चीज़ें व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्था के आधार पे शिक्षा, एजुकेशंस यानी व्यवस्था, स्वास्थ्य है ना, आवास इत्यादि जो भी प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिटी में, उसको लेकर हमें क्या करना होता है, टेक्निक लगाना पड़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से। तो ये व्यवस्था परिवर्तन अभी मैंने ऊपर बताया आपको। एक होता है संरचनात्मक परिवर्तन, एक होता है आपका संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना, संरचना के आधार पे। देखिए ये बात आप सबको भली भांति तरीके से पता भी होगा कि अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव को समझने का एक तरीका होता है जो संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल कहलाता है। और ये मॉडल ये बताता है कि कैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी आर्थिक संरचना को कृषि से लेकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर बदलती है ना। तो संरचनात्मक परिवर्तन का मैं एक लाइन में आपको मीनिंग बता रहा हूँ, समझिएगा। अर्थव्यवस्था के कम उत्पादक क्षेत्र से अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर बदलाव लाना संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल कहलाता है। बस ठीक है, फिर से सुनिए, मैंने कहा अर्थव्यवस्था के कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर बदलाव करना संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दर्शाता है। तो ये इस तरीके से ये जो है एच वाई सिद्दीकी महोदय के द्वारा बताए गए हैं 3 जो है मॉडल। तो अब व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक मॉडल आता है संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल, देखिए नीचे लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेन चीज़ें केवल आप यहाँ पर जो है फोकस करें, ये सबसे बढ़िया रहेगी आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं प्रारूप क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रारूप के संदर्भ में मतलब ये जो मॉडल है, जो उपागम है, उसी को हम लोग प्रारूप बोल रहे हैं। किसी चीज़ का एक प्राथमिक या आरंभिक रूप देना, जिसे बाद में सुधार या बदलाव का रूप दे देते हो आप लोग, है ना। पहले मान लीजिए किसी गोल या किसी प्रॉब्लम को आप प्राथमिकता देते हो, बाद में उसमें सुधार आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो उसके आधार पर आप उसको तैयार कर लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ये प्रारूप होता है, ये अप्रोच होता है, ये मॉडल होता है ना। किसी योजना का प्रस्ताव या मसौदा, है ना, तैयार करना, या किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका एक कच्चा खाका तैयार करना। कच्चा खाका मतलब एक डिज़ाइन बनाना, उसको हम लोग प्रारूप कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रारूप को हम लोगों ने देखा जैक रोथमैन के द्वारा, एच वाई सिद्दीकी के द्वारा। एच वाई सिद्दीकी थोड़े से फेमस पर्सन हैं, मैं इनके बारे में थोड़ी सी कुछ किताबों के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, है ना, सिद्दीकी के बारे में, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इनकी कौन कौन सी बुक है, परीक्षा में एच वाई सिद्दीकी से बुक भी आ जाती है ना, पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ। ठीक है, नाम सुना है आपने ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस का नाम? प्लीज़ अगर सुना है तो बताइएगा, सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना है तो भी बताइए भाई, नहीं सुना है आप, बोलिए। नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अब ध्यान सुनिए। एच वाई सिद्दीकी, मैं आपको बता रहा हूँ एच वाई सिद्दीकी की बहुत ही फेमस किताब जो समूह कार्य सिद्धांत और व्यवहार के विषय पर आधारित थी, और ये किताब सन 2008 में आई थी, परीक्षा में ये किताब भी आ चुकी है। नाम है किताब का ग्रुप वर्क थ्योरी, थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये 2008 की किताब थी, एच वाई सिद्दीकी की, पेपर में आ चुकी है ये किताब, आपको ध्यान रखना है।
एक किताब इनकी और थी, सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशन। ये किताब आई थी एच.वाई. सिद्दीकी का ही 2015 में। कब आई थी? 2015 में। एक और किताब देखिए एच.वाई. सिद्दीकी की, ये सब नोट कर लीजिए, ये कहीं नोट्स इसकी किताब वगैरह में ये सब नहीं मिलता है ज़्यादातर, है ना, बहुत थोड़े में लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिल जाता है वो पूरा मिल जाता है, लिखवा जो देता हूँ मैं। एक होता है सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट है ना। तो इसमें सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री को शामिल किया गया? तो एक तो सबसे पहले पे आता है इंडिया, फिर आता है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये तो आप आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे अगर पेपर में आता है तो, बट इसका वर्ष आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2004 का है ये। एक किताब इनकी और आई थी जो अभी पेपर में देखने को मिला था आप लोगों को, सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क। हाँ, सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क, सन 1984 में। महात्मा गांधी जी का नाम, एच.वाई. सिद्दीकी जी का नाम, और एच.वाई. सिद्दीकी, महात्मा गांधी, केनिथ विलियम प्रे, गांधी जी और एच.वाई. सिद्दीकी, ये 3 विद्वानों का नाम है इस किताब में, है ना। तो परीक्षा में तीनों में से एक पूछा जाता है, एच.वाई. सिद्दीकी और या तो महात्मा गांधी जी का, इन दोनों लोगों का नाम ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एच.वाई. सिद्दीकी के संदर्भ में। अब बात करते हैं आगे। तो सामुदायिक संगठन के मॉडल में और भी क्लासिफिकेशन हुआ, और उस क्लासिफिकेशन में नाम हमें देखने को मिला सन 1955 में, ठीक है, किसका? मुर्रे रॉस का। देखिए 1968 में, 1968 में उनका जैक रोथमैन का नाम, 2001 में परिवर्तन का नाम, ठीक है। आपको मैंने बता दिया अभी, स्थानीय विकास का नाम बताया, फिर उसके बाद सामुदायिक या सामाजिक नियोजन बताया, फिर मैंने आपको बताया सामाजिक क्रिया या तो सामुदायिक क्रिया बताया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सन 1997 में एच.वाई. सिद्दीकी का नाम, प्रतिवेश विकास का मॉडल या सामुदायिक विकास का मॉडल, ठीक है। फिर व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल, और तीसरा क्या था बताओ? संरचना। हाँ, संरचना परिवर्तन का मॉडल 3 था। अब उसके बाद सन 1955 में इनका नाम देखोगे अप्रोच में, मुर्रे रॉस का नाम, इन्होंने दिया एक सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण, एक दिया विनिर्दिष्ट रूपरेखा दृष्टिकोण, एक दिया प्रक्रिया। सामान्य रूपरेखा को कभी कभी सामान्य उपागम भी बोल देगा पेपर में, विनिर्दिष्ट को विशिष्ट नाम भी दे देगा आपको कभी कभी परीक्षा में, मतलब पर्टिकुलर कोई जरूरी नहीं कि यही नाम छाप दे आपके पेपर में, है ना। एक बार तो आया भी है यही नाम करके, है ना। कभी कभी क्रियाएं बदल भी सकती है, नाम दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में। तो मुर्रे रॉस का अगर हम लोग जब नाम लेते हैं तो इन 3 प्रारूपों में ये नाम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सामान्य रूपरेखा का मॉडल। बताना चाहेंगे अपना दृष्टिकोण या अपना पॉइंट इसमें डालना चाहेंगे, ये क्या होता है, अपने विचार प्लीज। अगर पता है, थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करना चाहते हो तो बताइए थोड़ा सा क्या होता है, वरना मैं बताऊंगा। अच्छा, बोलती नहीं हो आप लोग, हैं, ये भी बात होती है। चलो फिर मत बोलो, तो मेरा भी बात सुनो। सामान्य रूपरेखा का मतलब होता है कि सिंपल बात, यहाँ कोई भी क्रियाएं निजी रूप में नहीं होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी एक्टिविटीज सार्वजनिक रूप से की जाएगी, कम्युनिटी में की जाएंगी, ठीक है, एक्टिविटीज़। और जो विनिर्दिष्ट रूपरेखा का होगा एक्टिविटीज़, ये पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक किसी एक गोल पर या एक टारगेट पर बल देगी, है ना, जो उस पर बल देगी या जोर देगी, कोई पर्टिकुलर एक प्रतिक्रिया पर, एक रिस्पॉन्स पे। मान लीजिए कोविड-19 के बारे में जागरूक करना, तो यह स्पेसिफिक तरीके से बात करेगी, तो वहाँ पे अपना अलग से
कैंप वगैरह बना के उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का परिपेक्ष जाएगा दृश्य। उसमें हो सकता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो विनिर्दिष्ट रूपरेखा होगा। लेकिन सामान्य वाले में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होगा, ना ही कोई पर्टिकुलर ग्रुप होगा आपके पास, है ना। एक पूरी टोटल कम्युनिटी की ही बात की जाएगी, जहाँ सार्वजनिक क्रियाओं को लेकर बात किया, जैसे स्वास्थ्य को लेकर बात किया जाए तो कोई पर्टिकुलर एक पर रूल पर लागू नहीं होगा, सभी के उस कम्युनिटी में बात होगी स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा की बात होगी तो एक बंदे दो बंदे की बात नहीं होगी, सभी पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के एजुकेशन को लेकर बातचीत होगी, ठीक है। उसके बाद एक है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस वो होता है जैसे कोई क्रिया करना है तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, उस रूपरेखा में इसको दर्शाया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कि इस दृष्टिकोण में कहना है कि समुदाय में सेवाओं को समन्वित और सुव्यवस्थित विकास करना है आपको, ठीक है, सही तरीके से उसको डेवलप करना है इस दृष्टिकोण में। और फिर कहता है कि उसके अंतर्गत दो जो है उप दृष्टिकोण आते हैं, यानी दो सब अप्रोच आते हैं। एक होता है मौजूद जो सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना होगा, और जो दूसरा होता है नई सेवाओं का आरंभ करना होगा। ये सामान्य रूपरेखा के अंतर्गत आएगा, जो पर्टिकुलर सभी को लेकर बातचीत करेगा। उद्देश्य क्या होगा इसका कि सामान्य उद्देश्य समुदाय में सेवाओं को के समूह का कुशल नियोजन और संगठन करना होगा, ठीक है, इस प्रक्रिया में। और विनिर्दिष्ट रूपरेखा में क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई जब विशेष संगठन होगा ना या समुदाय होगा तो स्वयं कुछ विशिष्ट मुद्दों पर बात करोगे। मैंने अभी आपको नहीं बोला कि भैया शिक्षा पर बात करना, स्वास्थ्य पर बात करना, स्पेसिफिक क्रियाओं पर किसी एक पर्टिकुलर गोल उठा लेगा व्यक्ति के अंदर, कोई पर्टिकुलर एक समस्या उठा लिया कि भाई वो मान लीजिए HIV एड्स से पीड़ित है, तो उस पर वो काम करेगा स्पेसिफिक, उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर अगर उस बच्चे के अंदर है तो उस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को भी सुधारने का प्रयास करेगा। विनिर्दिष्ट रूपरेखा, इसको एक और नाम दिया जाता है विशिष्ट रूपरेखा दृष्टिकोण, ठीक है। इस प्रकार के दृष्टिकोण सेवाओं के विशिष्ट विषय संबंधित संगठन से संबंधित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसका एक और नाम है विशिष्ट रूपरेखा भी, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। विशिष्ट रूपरेखा भी इसका एक और नाम है। पेपर में विशिष्ट आया हुआ था, ठीक है, विनिर्दिष्ट नहीं आया हुआ था। प्रक्रिया है, मैंने अभी आपको बताया है क्रिया करने के तरीके होते हैं, किस तरीके से आपको चरण बाई चरण यानी स्टेप बाय स्टेप करना है, क्रियाओं को ध्यान केंद्रित करके समस्या का समाधान करना, उसकी पहचान करना, आकलन करना, निदान के कारण जानना, फिर ट्रीटमेंट करना, इस तरीके से चीज़ों जो है चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके संदर्भ में। तो ये था उपागम, ठीक है। आशा करता हूँ कि उपागम भी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। बताइए एक बार, क्या ये बात आपको स्पष्ट हो गई है? उपागम एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज़। जी सर, हो गई। जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे क्रियाएं आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं समूह आधारित संगठन के संदर्भ में एक अमेरिकन एक्टिविस्ट के बारे में। नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, साउल डेविड जो है एलेंस्की के बारे में। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, पेपर में इससे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो 545 वाले? प्लीज़ बताइए कितने बच्चे हैं जो लोग क्लास ज्वाइन करते हैं 545 पे? बताओ, ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो? यस सर, करते हो? करते हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस समय आप लोगों को ना क्लास कभी ज्वाइन कभी करना होगा, आप कब सभी लोग को, सर हम क्योंकि भी ज्वाइन पेपर, कर। हाँ, सर मैं रिकॉर्डेड देखती। कोशिश करो ज्वाइन होने के लिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अलग कलेक्ट करेंगे उतना ही आप सबके लिए बेटर रहेगा। पेपर आपका 2024 का सॉल्व करवा रहा हूँ, जो दिसंबर में होने वाला था, 8 जनवरी को हुआ था, उसी पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ साउल डेविड एलेंस्की के बारे में। अमेरिकी सामुदायिक कार्यकर्ता हैं ये, सबसे पहली बात, सामुदायिक कार्यकर्ता है। इनका कंटेंट भी आप लोगों को बहुत कम किताबों में ही मिलता है, जब मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, ज़्यादा मिलता भी नहीं है, और वो जो मिलता भी काम का नहीं होता है, ठीक है, सॉल एलेंस्की का। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ जो काम की चीज़ें हैं। सॉल डेविड एलेंस्की महोदय एक अमेरिकी सामुदायिक कार्यकर्ता है और राजनीतिक सिद्धांतकार भी हैं। मैं आपसे सब यही बताना चाहूँगा कि शिकागो में एक स्थित इंस्टीट्यूट है, देखिए सुनिएगा, 8 जनवरी 2025 का एक पेपर देखोगे ना आपको, तो आपको सबसे पहला प्रश्न आज मैंने सॉल्व करवाया था, जहाँ ग्रेस कोयले का नाम देखने को मिला था, ठीक है। अलाइड साइंसेस को लेकर पहला पाठ्यक्रम शुरू किया था ग्रुप वर्क का, तो वहाँ पहला पाठ्यक्रम के रूप में आपका
नाम मिला था ग्रुप वर्क में ग्रेस कोयले का, है ना, ग्रेस कोयले का। लेकिन यहां देखिए शिकागो में स्थित, शिकागो में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया फाउंडेशन के माध्यम से उनके काम ने, उनके वर्क ने गरीब समुदायों को जमींदारों और राजनेताओं, बैंकरों और व्यापारिक नेताओं पर दबाव डालने के लिए संगठित करने में मदद किया था। इस इंडस्ट्रियल एरिया फाउंडेशन के माध्यम से जो बड़े बड़े लोग थे, जो राजनेता थे, जो जमींदार थे, जो बैंकर थे, जो व्यापारिक नेता थे, उन पर दबाव डालने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए संगठित करने में मदद करता है ये, यानी गरीबों की मदद करता है। यानी इनके माध्यम से अगर कहा जाए तो जो असहाय लोग थे, असहाय लोगों की मदद की गई थी। तो इस क्रिया को ध्यान रखिए, कहाँ जहाँ जो अमीर लोग थे या असहाय लोग थे, ठीक है, तो अमीर लोग क्या करते थे, असहाय लोग पर, गरीब लोगों पर, कमजोर वर्गों पर ना शोषण करते थे। तो उनके लिए इन्होंने संगठन बना के इंडस्ट्रियल एरिया फाउंडेशन के माध्यम से गरीब समुदायों को इन्होंने उभारने का प्रयास किया, गरीब समुदायों को उभारने का प्रयास किया। गोल गरीब, देखिए ये समुदाय को उभारने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस स्लाइड को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, ठीक है। जिस तरीके से 8 जनवरी का पेपर ग्रुप वर्क में था ग्रेस कोयले का नाम, ठीक उसी प्रकार से ये मैंने एक टॉपिक बताया है सॉल डेविड एलेंस्की का नाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आपके पास है, सॉल एलेंस्की के संदर्भ में बहुत ही फेमस पर्सन है ये। आगे सुनिए इनके बारे में थोड़ा सा और। इनका जब प्रारंभिक क्षेत्र था सॉल एलेंस्की महोदय का, तो उस दौरान में इन्होंने जो शुरुआत किया था लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के संदर्भ में, तो क्रियाएं सबसे पहले इन्होंने व्यक्तिगत तरीके से बताई थी। पहले कम्युनिटी के माध्यम से नहीं बताया था, इन्होंने व्यक्तिगत तरीके से कार्य को करते थे, लेकिन इनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते थे व्यक्तिगत तरीके से। तब इन्होंने बाद में क्या किया कि कम्युनिटी के माध्यम से क्रियाओं को करने पर बल दिया, फिर धीरे धीरे सन 1938 में इन्होंने बैंक ऑफ, एक और चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से नोट करिएगा, 1938 में बैंक ऑफ द यार्ड्स नेबरहुड काउंसिल शिकागो में इलिनॉस विश्वविद्यालय के किशोर अनुसंधान में अपनी अंतिम नौकरी जब कर रहे थे, उस समय लास्ट वाला था, तो उस दौरान इन्होंने कम्युनिटी के माध्यम से उस समुदाय को विकास करने में इस बैंक ऑफ यार्ड्स नेबरहुड काउंसलिंग की मदद से किया था। यानी रिसर्च के माध्यम से कौशल को विकसित किया और उस समुदाय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। ये एक पार्ट था यहाँ पर सॉल एलेंस्की का। फिर अभी भी मैंने आपको बताया क्या, एक और बताया था ना, औद्योगिक, क्या बताया था, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया फाउंडेशन बोला था ना, औद्योगिक जी सर। क्षेत्र फाउंडेशन, इसका नाम सन 1940 में आया। अब सॉल एलेंस्की ने रोमन कैथोलिक जो है बिशप बर्नार्ड के साथ इन्होंने एक शिकागो सन टाइम्स प्रकाशित किया और डिपार्टमेंट स्टोर मार्शल फील्ड के समर्थन के माध्यम से इंडस्ट्रियल एरियाज फाउंडेशन की स्थापना किया, जो एक राष्ट्रीय सामुदायिक आयोजन का नेटवर्क बना। राष्ट्रीय सामुदायिक आयोजन का नेटवर्क बना, लोगों को डेवलप करने पर बल दिया। देखिए कितनी
डीप में जाके बता रहा हूँ नई नई चीज़ें, क्योंकि यूजीसी नेट में कुछ इसी तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने एक नाम सुना होगा, पढ़ेंगे कम्युनिटी वर्क में ही, एक मानव पूंजी, एक सामाजिक पूंजी, है ना नाम। 8 साल बाद एक सर जी। नाम आपने सुना होगा, सामाजिक पूंजी, जहां संगठित अवसरों के लिए विचार विमर्श जो आम लोगों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल था, जहां शहरी सभ्यताओं से बात की जाती है, यानी सारी सभ्यताओं पर बल दिया गया था, शहरी सभ्यताओं पर। तो शहर के या ग्रामीण के जो लोग थे उनमें इन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि भाई ये शहर के गरीब हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीब है, और उनके साथ कार्य करने के जो तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से जो है क्रियाएं की जाएंगी। तो उस तरीके के परिप्रेक्ष्य में नाम जो है देखने को मिला भी था वहाँ पे। तो सामाजिक पूंजी में अगर नाम आए तो सामाजिक सॉल एलेंस्की का नाम आप डाल सकते हैं। सामाजिक पूंजी का कॉन्सेप्ट में आप नाम सॉल एलेंस्की का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये था सामाजिक के संदर्भ में हमने कुछ चीज़ें बात किया यहाँ पे सॉल एलेंस्की के संदर्भ में। अब सॉल एलेंस्की के बारे में आपको थोड़ी सी मैं बुक बताता हूँ कि कौन कौन से इनके बुक हैं, है ना, सॉल एलेंस्की का, जो पेपर में आते हैं रहते हैं हमेशा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको मैं पेपर जो सॉल्व करवा रहा हूँ जनवरी 2025 का, इसमें आपको देखने को मिलेगी ये वाली किताब, रूल्स फॉर रेडिकल्स का किताब, सॉल एलेंस्की का नाम मिलेगा इसमें। और सन 1971 में ये किताब इनके द्वारा दी गई थी। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, याद रखिएगा। एक दूसरी किताब लिख लीजिए, 13 टैक्टिक्स फॉर रियलिस्टिक रेडिकल्स, रियलिस्टिक रेडिकल्स, ये आपको मिलेगी। और ये किताब आपको मिलेगी, इसका ईयर जानते हैं कब का है, 1909 बताइएगा। शिकागो इलिनॉस यूनाइटेड स्टेट के माध्यम से इसको जो बेसिकली प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1909 में। क्लियर है? सॉरी 1909 नहीं होगा, इसका वर्ष आप हटा दीजिए, इसका वर्ष 1909 मत करिएगा, हटा दीजिए। ठीक है, वर्ष एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, इसका वर्ष ओके सर। हाँ नहीं याद। जी सर। ठीक है, 13 टैक्टाइल रेडिकल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये इनकी रही 2 किताबें, और ये 2 किताबें आप लोगों को ना याद रखना होगा इसके संदर्भ में। अब सॉल एलेंस्की का समाज कार्य का मॉडल बता रहा हूँ, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, सॉल एलेंस्की का, बहुत फेमस पर्सन है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। सॉल एलेंस्की का एक लास्ट नाम चीज बता रहा हूँ, और वो बता रहा हूँ समाज कार्य का मॉडल। सामाजिक मॉडल करिए, सामाजिक कार्य का मॉडल। तो जिसे अक्सर हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसके मॉडल को, हम सभी लोग क्या बोलते हैं, हम लोग संघर्ष आयोजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न आपको बड़ा अच्छा मिला है ये, जब बच्चे देखते हैं संघर्ष आयोजन, तो जानते हैं नाम किसका लगा के आते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम लगा के आते हैं, है ना, जो कि ये गलत है। ठीक है, जी सर जी। ध्यान दीजिएगा। तो सॉल एलेंस्की का समाज कार्य का मॉडल अगर पेपर में आ जाए और कहे कि इसे किस और नाम से जानते हैं, या कहे कि समाज कार्य का मॉडल संघर्ष आयोजन के नाम से किस विद्वान ने जाना है या किस विद्वान ने कहा है, नाम कार्ल मार्क्स, सॉल एलेंस्की भी होगा।
बता रहा हूँ 99% कार्ल मार्क्स की तरफ जाएंगे। और गलत करके आओगे, नोट करके लिख लीजिए, जिस कॉपी पे लिखिएगा आईएमपी करके लिख लीजिएगा। संघर्ष आयोजन का नाम सॉल एलेंस्की ने दिया। कहा कि मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए सामुदायिक आयोजन और प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से शक्ति निर्माण पर यह केंद्रित है। शक्ति निर्माण पर यह केंद्रित है। इसीलिए सॉल एलेंस्की के मॉडल में कुछ एलिमेंट आते हैं, कुछ तत्व आते हैं। पेपर में सवाल बनाया कि कौन कौन से तत्वों के बारे में बात किया है सॉल एलेंस्की ने। तो वो तत्व है, नंबर 1 निर्माण शक्ति, निर्माण शक्ति एलिमेंट है ये। और नंबर 2 संघर्ष या टकराव, संघर्ष करिए सबसे बढ़िया रहेगा। तीसरा प्रत्यक्ष क्रिया। चौथा सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ठीक है, ये सॉल एलेंस्की का बेसिकली तत्व है। तो एलेंस्की का मॉडल सामाजिक परिवर्तन का एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। सामाजिक परिवर्तन का राजनीतिक दृष्टिकोण है। सामाजिक परिवर्तन का राजनीतिक दृष्टिकोण है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। और जो अधिक समतापूर्ण समाज प्राप्त करने के लिए शक्ति निर्माण, अथॉरिटी का सामना करने, समूह को सशक्त बनाने पर अधिक बल देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो सॉल एलेंस्कीज मॉडल ऑफ सोशल एक्शन ऑफ्टन कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उसके बाद आप एलिमेंट को याद रखेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट है सॉल एलेंस्की का। तो निर्माण शक्ति, जिसमें आप बिल्डिंग पावर, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट का नाम, डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष क्रिया, उसके बाद एम्पावरमेंट, ये आपको ध्यान रखना है 3-4 वो। ठीक है, फोकस ऑन इश्यूज पे ये भी है उनके कुछ, है ना, फिर भी आपको यही बहुत है, इनफ है, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ आपका ये चीज़ें समाप्त होता है। सामुदायिक संगठन के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री पर बात करेंगे। ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सामुदायिक संगठन का इतिहास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निहित था। मतलब बड़ा पुराना ये वर्ष है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई नई है नहीं कि अभी से आया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराना है ये। ठीक है, फिर भी यहाँ पे लिखा गया है कि सर कि 19वीं सदी में उत्तरार्ध में ये बेसिकली क्या है, निहित है। ठीक है, जब ब्रिटेन और अमेरिका में ना गरीबी और भिक्षावृत्ति जैसे सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए चैरिटी संगठनों की स्थापना की गई थी, और इन्हीं संगठनों की स्थापना की गई और संगठनों का उद्देश्य रखा गया कि समुदाय में एक साथ काम करने के लिए सामाजिक समस्या को ढूंढना। उस क्रिया में ये बात हुई थी। सुनिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। ठीक है, मैंने कहा सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी अमेरिका और यूएसए में। और याद भी आ गया होगा आपको कि हाँ भाई, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी अमेरिका के भी और यूएसए ब्रिटेन की भी। तो 1800 दशक के मध्य में इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति और उसकी औद्योगिक जो है इसकी अर्थव्यवस्था को कृषि से औद्योगिकी में बदल दिया था। तो 1800 जितना जब शुरुआत हुआ तो 19वीं सदी में ब्रिटेन में गंभीर बीमारी और भिक्षावृत्ति की समस्या के कारण सामुदायिक संगठन के पहले प्रयास शुरू हो गए। सुनते जाइएगा बात को। 1800 दशक की मैं बात बता रहा हूँ। ब्रिटेन में बड़ी गंभीर बीमारी थी, भिक्षावृत्ति की समस्या थी, और उस समय सामुदायिक संगठन के माध्यम से ही सबसे पहली क्रियाएं बनी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को कृषि से औद्योगिक में बदल दिया था। ये पैटर्न था, इस तरीके से कम्युनिटी चल रही थी 1800 दशक, समझते चलिएगा। इसी के परिणाम स्वरूप तेजी से शहरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग आजीविका की तलाश में शहरों की ओर चले आए। और ये बात आप जानते भी हो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। और क्रियाएं रही नए नए उद्योगों के लिए या जॉब के लिए। लोग जो है बेरोजगार थे या उनकी जीवन याचिका नहीं चल पा रही थी, तो ग्रामीण से शहर की तरफ वो लोग प्लान कर दिए। कारण ये था कि शहर ज़्यादातर औद्योगिक चीज़ों पर चल रहा था, इंडस्ट्रियल कंपनी वगैरह की तरफ ज़्यादा अग्रसर था। फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में ही एक पार्ट और आया, वो था 1880 का दशक। देखते नीचे मिलेगा आपको शायद यहाँ पे, है नहीं, अभी मिल जाएगा, आगे देखो मिलेगा। तो सुन लीजिए एक बार। एक दशक 1880 के, क्या करो मैं,
नो मैम, पर क्वेश्चन ओके, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। एक दशक चला 1880 का, है ना, 1880। व्यवस्थापन गृह आंदोलन शायद से, है ना? नहीं, अभी अभी यहाँ पे रोल नहीं आ रहा है, अभी सुनिएगा, वो अलग रोल है, ये अलग रोल है। सन 1880 में दान और राहत के क्षेत्रों में तर्कसंगत व्यवस्था स्थापित किए गए। हालांकि चैरिटी संगठन की स्थापना के लिए एक टारगेट बनाया गया। तो 1877 में, 1877 में, सुनिएगा, इससे पहले की बात है, बफेलो अमेरिका में पहला शहर व्यापी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई थी। उनकी स्थापना पहले हो चुकी थी 1877 में, बफेलो न्यूयॉर्क में। लेकिन जब इन 1880 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर चैरिटीज एंड फाउंडेड टू एस्टेब्लिश रेशनल सिस्टम इन द फील्ड ऑफ चैरिटी एंड रिलीफ, मतलब सिंपल बात थी ये कि वो ना उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उनकी जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, तर्क संगत के माध्यम से उनको चैरिटी देकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो चैरिटी मीन्स था यहाँ पे दान एंड राहत, ये चीज़ें थी। दान और राहत की क्रिया अगर पेपर में पूछा जाए, कम्युनिटी में काम, दान और राहत के लिए काम जो किया गया, तो वो दशक था 1880 का और 1877 का, दोनों। और 1877 में वो मैं बता रहा हूँ जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट था। अब समुदाय में एक साथ काम करके सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढना था, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य असमानता, इसको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उन दृष्टिकोण में इसका नाम देखने को फिर मिला था, ठीक है। उसके बाद उद्योग वाले शहरी क्षेत्र शोषण, गरीबी, दुर्घटना, दिव्यांगता, बेरोजगारी, अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों को केंद्र बन गया। जिन परिवारों ने अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष किया, उन्हें इन परिस्थितियों में जीवित रहना मुश्किल हो गया, और औद्योगिक केंद्रों में खुद को बनाए रखने के लिए उनके पास केवल कुछ ही विकल्प बचे थे। अर्थात आप कह सकते हो सरकारी सहायता, निजी दान, भीख, है ना, या आमतौर पर माना जाता था कि ऐसी व्यक्ति और परिवार अपनी कमजोरियां और कमियों के कारण असफल थे, और गरीबी और संकट व्यक्तिगत कारणों से पैदा हो गई थी। तो उन सभी को राहत के संदर्भ में ही तो ये क्रियाएं 1880, 1877 में, 1869 यानी 1869 में ये सभी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो लाए गए थे, वो दान और राहत के माध्यम से ही उनको जोड़ने का प्रयास किया गया था समाज के संदर्भ में, ठीक है। तो ये पार्ट था। फिलहाल यहाँ मेन चीज़ें क्या होगी, 2 वर्ष, एक 1880 वर्ष याद रखिएगा, एक 1869 और एक 1877, ये दान और राहत आप याद रखिएगा। चैरिटी एंड रिलीफ 1880 में, और COS UK का आप 1869 में, और COS USA का आप याद रखिएगा 1877 में, ठीक है। ये 3 फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिए। तीनों में बेसिकली कम्युनिटी का माध्यम रहा था, ठीक है। आगे देखिए, अभी हम बात करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। यहाँ देखिए, सामुदायिक संगठन का मूल पहलू सहकारी भावना का सिद्धांत था, जो लोगों को एक सामान्य मुद्दों को सुलझाने के लिए एकजुट होने के लिए मोटिवेट किया जाता था। अब कहाँ पे, आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप कह सकते हैं, ठीक है। आप सेटलमेंट हाउस मूवमेंट का भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं। आप चैरिटी एंड जो रिलीफ फाउंडेशन है उसमें भी आप ये नाम ले सकते हैं। फिर उसके बाद सामुदायिक संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की भावना को मान्यता देना और लोकतांत्रिक भागीदारी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा कहता है सामुदायिक संगठन व्यक्तियों की शक्ति को पहचानना। फिर उनका मानना था कि लोगों की सामूहिक और शक्ति बेहतर टीम वर्क और वैज्ञानिक तरीके को अपनाने से सामाजिक समस्या का व्यापक समाधान मिल सकेगा। मतलब कुल टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो जन कल्याण कल्याण के लेकर बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उनके संदर्भ में। उसके बाद देखिए, एक नाम और बताता हूँ सामुदायिक संगठन के इतिहास में। यहाँ आप लोगों को सामुदायिक संगठन के इतिहास में जब भी नाम आपको देखने को मिलेगा, तो संगठन लोगों को एक साथ लाना और समस्या समाधान करना, समुदाय की भलाई के लिए काम करना, ये चीज़ें थी। सबसे पहले तो आपने नाम सुना भी होगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जब प्राचीन समय में डेवलप हो रहा था, तो रोम और ग्रीस जैसी सभ्यता, आपने पढ़ा होगा या तो सुना होगा, ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं में समुदायों को शासन करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठन थे। वो प्राचीन सभ्यता में थी, बहुत पुरानी बात हुई। मध्य युग आया,
मध्य युग में मठ और धार्मिक संगठन सामुदायिक कल्याण के लिए काम हुए। आधुनिक युग आया तो वहाँ पे आपने देखा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। हालांकि आपने जब सोशल वर्क पढ़ रहे थे तो हेलन क्लार्क का नाम आपने पढ़ा, हेलन क्लार्क का नाम पढ़ा भाई। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उनमें पढ़ रहे थे दान, अर्थदान, वस्तुदान, उसमें प्राचीन में। मध्य में पढ़ रहे थे आप लोग मानवतावादी, और आधुनिक में पढ़ रहे थे कि ये दोनों प्राथमिक और माध्यमिक का दोनों का मिश्रण है आधुनिक युग। ये पढ़ रहे थे हेलन क्लार्क में। 1947 में सोशल वर्क एंड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल पर एक किताब लिखा था 1947 में। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्राचीन युग में यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आता है। तो आप प्राचीन युग में जब पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री तो आप बताइएगा कि भाई ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं से समुदायों को शासन और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का संगठन बनाया गया। मध्य यहाँ पर याद मत रखिएगा कि भाई मानवतावाद यहाँ पर बताया था तो यहाँ पर भी मानवतावाद होगा, नहीं नहीं, यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका। यहाँ आप मध्य युग में क्या याद रखेंगे, मठ और धार्मिक संगठन, इसके माध्यम से किया जाता था। उसके बाद आधुनिक युग आप 19वीं सदी में करिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मिश्रण कर देते थे। यहाँ पर ठीक यही प्रकार बनेगा, COS चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, तर्क संगत व्यवस्था स्थापित किया गया, दान और राहत के क्षेत्र में काम भी किया गया। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आप आधुनिक युग वाले में लिख सकते हो, ठीक है, ये पार्ट। लेकिन ये थी 19वीं सदी की बात। जब आता है 20वीं सदी तो आप सब ने नाम सुना भी है, आप जानते भी है, पेपर में सवाल भी कई बार आ चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया। कौन सी सदी में, 20वीं सदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया सन 1952 में, 1952 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। अब इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो सामुदायिक संगठन है ना, सामुदायिक संगठन की जो पिता हैं वह हैं सॉल एलेंस्की। पिता कौन है, सॉल एलेंस्की। अब ये सॉल एलेंस्की महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं समुदाय में लोगों को संगठित करना है और अपनी आवाज़ उठाने के लिए नए तरीके विकसित करने हैं। तो वो क्रियाएं हो सकती हैं भाई एक कार्यक्रम के माध्यम से। इनकी विचार है, उनका विचार है। देखिए सॉल एलेंस्की की मृत्यु हुई थी 1972 में और ये विकास कार्यक्रम आया था 1952 में, ठीक है, याद रखिएगा। सॉल एलेंस्की की मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु है भाई, कुछ और चीज़ मत समझ लीजिएगा, ये मृत्यु है, ठीक है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ये पिता थे। अब इन्होंने इस क्रिया के आधार बनाते हुए बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आप कर सकते हैं, पर्टिकुलर गोल बना के। किसी की कोई प्रॉब्लम है उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, नए तरीके आप वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ऐसी बात इन्होंने बताया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, ठीक है। आगे बढ़िए, बात समझ में आ रही है सबको, बोलिए। यस हाँ, समझते चलिएगा, एक स्टोरी, एक कहानी बना लीजिए, इसको समझते चलिए, जी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लोगों के इन अनौपचारिक संगठनों ने हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की भलाई करने और समाज के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की। और इसके विपरीत इतिहास औपचारिक संगठनों के बारे में बात करता है जो समुदाय के कल्याण के लिए स्थापित किए गए थे। सामाजिक कल्याण के सामुदायिक संगठन के पहले प्रयास इंग्लैंड में गरीबी को गंभीर समस्या को दूर करने के लिए शुरू किया गया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति भी बढ़ती थी। अब जाहिर सी बात है, गरीबी रहेगी तो भिक्षावृत्ति बढ़ेगी। तो इंग्लैंड ने क्या किया, एलिजाबेथन पुअर लॉ आया एक 1601 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं, 43A के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब देखो मैं बता रहा हूँ भाई, अगर मैं यही बार, क्योंकि ये पेपर में देखता हूँ मैं ना नाम वगैरह, मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ तुरंत कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है भाई, UGC नेट का कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। तो इसने क्या किया, इंग्लैंड ने पहली बार एलिजाबेथन पुअर लॉ जो है 1601 में लाया, जिसे ज़रूरतमंदों की सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। सामुदायिक संगठन के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर लंदन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग जो है पेश किया।
शुरुआती दौर में इसका नाम यही रखा गया। फिर भिक्षावृत्ति का गठन हुआ, ठीक है। फिर 1880 के दौरान में इंग्लैंड में सेटलमेंट हाउस आंदोलन आए। देखो यहाँ ना आंदोलन शुरू हुए। अब ये क्रियाएं कुछ ऐसी नहीं थी कि सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई 1880 में कम्युनिटी को लेकर बात करता हूँ तो वो पार्ट इसके संदर्भ में नहीं रहेगा, है ना। लेकिन आंदोलन हुआ था, ये मोमेंट हुआ था। ये क्या हुआ था? 1880 में मोमेंट हुआ। अब जानते हो ये जो मोमेंट था सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था शहरी गरीब के जीवन में सुधार करना। किसका? शहरी गरीबों के जीवन में सुधार करना। अच्छा, ग्रामीण गरीबों के जीवन में सुधार करना, वो कौन सा पार्ट था, कौन सी कार्यक्रम था जो सॉल लेंस्किन चलवाया था या उस पर काम किया था? चलवाया नहीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम था जो ग्रामीण वाला था। और शहरी गरीबों पर कौन था जीवन में सुधार करने के लिए? कौन सा आंदोलन हुआ था? शहरी गरीब सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब याद रखना, अब इन आंदोलन ने अमीर और गरीब लोगों को एक साथ रहने और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, ये आंदोलन था ये याद रखिए, अभी याद रखिए आप लोग, ये आंदोलन का पार्ट था, है ना। अब देखिए, गरीबों के कारणों की जांच किया गया इस मोमेंट में, 1880 वाले में। गरीब के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की गई इस सेटलमेंट हाउस मोमेंट में। अमीर और गरीब लोगों के बीच सामाजिक संबंध को मजबूत किया गया इस गरीब लोगों में। अब देखो, सेटलमेंट हाउस में रहने वाले लोग गरीब पड़ोसियों के साथ ज्ञान और संस्कृति का साझा करते थे, उनकी गरीबी को कम करने की उम्मीद भी करते थे, ठीक है। तो सन 1884 1884 कहानी यहां से शुरू है। सेंट जूडस पेरिस के पादरी एक थे कैनल सैमुअल बर्नेट। नाम सुना है आप लोगों ने, मैंने कई बार बोलता हूं बर्नेट का नाम। पूर्वी लंदन के टॉयनबी हॉल की स्थापना की थी इसने। अच्छा, टॉयनबी हॉल की स्थापना में अपना बर्नेट का नाम के अलावा एक्टिविया हिल का भी नाम देख सकते हैं समर्थन में, उसका समर्थन था, जो सेटलमेंट हाउस आंदोलन का पहला उदाहरण बना। पहला उदाहरण बना। और 1886 में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट कम्युनिटी में डेवलप हो गया। 1886 में ठीक है। हाउस चेन सेटलमेंट हाउस ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट हाउस आंदोलन या सेटलमेंट हाउस मूवमेंट 1880 में मूवमेंट के रूप में आया। 84 में बर्नेट में एक प्रकार से बर्नेट महोदय ने टॉयनबी हॉल की स्थापना की, और फिर उसके बाद 1886 में 1886 में ये सही तरीके से समुदाय में काम करने लगा। अब हल हाउस की स्थापना में शिकागो की बात कर लेता हूँ। शिकागो, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखो शिकागो, पूरा फैक्ट से भरा पड़ा है ये। शिकागो में हल हाउस की स्थापना जेम एडम्स ने किया, और गेट्स स्टार ने किया था। ठीक है, ये पार्ट था इसमें। तो समाज के धनी और गरीब लोगों को एक दूसरे पर निर्भर समुदाय के साथ रहने के लिए मोटिवेट कर रहा था ये सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, है ना। तो बड़ा बेहतर पार्ट है ये सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। और ये सेटलमेंट हाउस मूवमेंट पेपर में केवल इतना पूछता भैया कि ये बेसिकली आया कब था। आंदोलन के रूप में 1880 वाला विकल्प ढूंढिएगा, समुदाय में डेवलप के लिए 1886 वाला विकल्प ढूंढिएगा। याद रख रही ये सारी चीजें, ये विकल्प ढूंढिएगा। और अगर आपसे पूछता है
ये काम किस पे करता है, तो आप इतना बताइएगा कि अमीरों और गरीबों को बेसिकली समर्थन देता है ये ना, उनका समर्थन देता है, मतलब समानता का भाव रखता है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें, है ना, असमानता की बात, वो समान कहता है, समानता की भावना रहे ग्रामीण में और शहरी दोनों में। पहली अमेरिकी सेटलमेंट नेबरहुड गिल्ड की स्थापना, जिसका बाद में नाम बदलकर यूनिवर्सिटी सेटलमेंट कर दिया गया था, है ना। शुरुआत में जब 1886 में कम्युनिटी में ये आया था तो उसका नाम जानते हैं क्या था? न्यूयॉर्क शहर के लोसर ईस्ट साइड में पहली अमेरिकी बस्ती का नाम था नेबरहुड गिल्ड, हुड गिल्ड, गिल्ड यूनिवर्सिटी सेटलमेंट के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें रही, इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट था। फिर उसके बाद देखिए, ये तो आपको मैंने बता रखा है नीचे, धर्मार्थ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का नाम 1869 में स्थापित हुआ, और यूएसए में अगर हम बात करते हैं तो 1877 में हुआ। एस गुटरिन है ये नाम, ठीक है। एंड एक अंग्रेज पादरी जिनका लंदन चैरिटी सोसाइटी के कुछ संबंध, और 1873 में बफेलो चले गए और लंदन का नेतृत्व किया। 6 साल की छोटी सी अवधि में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से अधिक अमेरिकी शहरों तक पहुंच गया। 25 से अधिक अमेरिकी शहरों में ये पहुंच गया चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ठीक है, 6 साल की छोटी सी उम्र में। तो ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिली। अब ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन दो बातों को लेकर चिंतित थी कि भाई ज़रूरतमंद परिवार और व्यक्तियों को पर्याप्त व्यक्तिगत सेवाएं प्रोवाइड कराने के संदर्भ में सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे और समस्याओं के समाधान पे कदम उठाया जाए। ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इस तरीके की क्रियाओं पर बल देती थी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्नबी हॉल लंदन में उदय हुआ 84 में, अभी हमने ऊपर भी बात कर रहे थे आपको, है ना, इसके बारे में। नेबरहुड गिल्ड भी मिल गया यहाँ पे, देखो न्यूयॉर्क में नेबरहुड गिल्ड 1886 में, ठीक है, स्टैंड कोइड द्वारा स्थापित हुआ पहला अमेरिकी सेटलमेंट हाउस मोमेंट। बाद में 1889 में जेम एडम्स ने और ग्लेन स्टेन ने शिकागो में हल हाउस की स्थापना कर दी थी, कि बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये सारा मिल गया जो बता रहा था ऊपर, ठीक है। फिर न्यूयॉर्क में हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट की स्थापना हुई, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, है ना। और देखते हैं, ये तो लेन रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले बता चुका, रॉबर्ट पी लेन के द्वारा है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये था इतिहास, बस इतना बहुत है ना। इसके संदर्भ में याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। जी सर जी। यस। ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग प्लीज़, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। अब देखते हैं इसमें और भी कुछ है खास। तो देखो, लघु समुदाय का नाम सुना? लघु समुदाय, लघु समुदाय, जी सर, लिटिल कम्युनिटी, हाँ, रॉबर्ट लिटिल कम्युनिटी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है, और ये भलीभांति तरीके से आप सभी लोगों को मालूम भी है, आप जानते भी हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने ये अवधारणा दिया लिटिल कम्युनिटी का। द लिटिल कम्युनिटी, इसमें उन्होंने उल्लेख किया मानवता के पूरे इतिहास में लघु समुदाय मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली रूप होता है कि नहीं। और उसके बाद इन्होंने इस समुदाय के अंतर्गत ना आपसे विशेषता पूछी जाती है। देखो, इनका एक परिभाषा भी है। इन्होंने कहा कि लघु समुदाय एक प्रचलित और स्पष्ट स्वरूपों का दूसरा नाम है या रूप है, जिसमें मानवता सरलता से हमारे सम्मुख प्रकट होती है और विश्व के समस्त भागों में और समस्त मानव इतिहास में सदैव लघु समुदाय विद्यमान होता है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड का स्टेटमेंट है ना, तो एक परिभाषा इनकी है। फिर रॉबर्ट रेडफील्ड ने समुदाय की विशेषता, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आता है ना, 2 नंबर का आता है। अब इसकी विशेषता है, एक आती है विशिष्टता, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बताइए। लघु समुदाय की अपनी एक अलग से विशिष्टता होती है ना, बिल्कुल होती है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यह है कि लघु समुदाय की जो विशिष्टता है, इस प्रक्रिया में आप लोगों से पूछा जाए तो आप सीधा बता सकते हो सामाजिक संरचना, परंपरा, आर्थिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक मूल्यों में दिखाई देती है। तो उस दृष्टिकोण को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की विशिष्टता का नाम देते हैं, ठीक है, विशिष्टता।
इसका मतलब सिंपल होता है कि भाई एक लघु समुदाय के सदस्य जानते हैं जिसका समुदाय कहाँ से शुरू होता है और वह कहाँ खत्म होता है। इसी समुदाय के सदस्यों में हम की भावना या सामूहिक चेतना पाई जाती है। ठीक है, सामूहिक चेतना पाई जाती है, तो उस दृष्टिकोण में ये नाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारे सामने लघुता, एक शब्द और आता है। ठीक है, एक शब्द आता है लघुता। ये देखिए लघुता एक दूसरा शब्द है, ये दूसरी विशेषता। देखिए लघुता मतलब लघु समुदाय का आकार है, इतना छोटा आकार है कि वह फिर व्यक्तिगत अवलोकन की इकाई हो सकता है। आकार की सीमाओं के कारण इसके जो सदस्य हैं एक दूसरे के साथ वो बेसिकली प्रत्यक्ष और प्राथमिकता संबंध बनाए रखते हैं, मतलब डायरेक्ट। तो लघु समुदाय में इस लघुता के कारण ना प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है ना, तो इसका मतलब लघु है, घनिष्ठ संबंध होता है ना, पर्टिकुलर जानता है, इसलिए इसको लघुता का नाम दिया गया। ठीक है, तो एक समुदाय में पाया जाता है। एक होता है समरूपता। देखो समरूपता इन समुदायों में एक तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी को हम लोग एक रूपता के नाम से भी जानते हैं, है ना, एक रूपता का नाम से भी जानते हैं, या एक रूपता या सामंजस्य कहते हैं। तो इसमें समान लिंग और आयु के सभी मनुष्यों की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ होती हैं शामिल, और मन की स्थिति एक ही होती है, और एक संतान की जीवन शैली केवल पिछले संतान की पुनरावृत्ति होती है। ये समरूपता पाई जाती है। इसमें ना नैतिकता, विश्वास, धर्म, संस्कृति आदि व्यापक रूप में इनमें क्या है, समानता पाई जाती है, नैतिकता पाई जाती है। तो ये चीज़ें दर्शाया है इसके अंतर्गत। एक लास्ट चौथा, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होता है कि ये लघु समुदाय अक्सर आत्मनिर्भर होते हैं ना, और इन लघु समुदायों में मनुष्य अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ये बात सही है, और इस समुदाय के सदस्यों की गतिविधियां और ज़रूरतों को पूरा करता है। और लघु समुदायों में एक व्यक्ति जन्म लेकर मृत्यु तक अपना जीवन पूरा व्यतीत करता है। ये बेसिकली एक प्रकार से आत्मनिर्भरता दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पेपर में आ सकता है लघु समुदाय क्या है, लघु समुदाय की परिभाषा बताइए, उसकी विशेषता बताइए, किसने अवधारणा दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे लघु समुदाय भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब ये आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज कम्युनिटी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज। कल से हम लोग जी सर, थैंक यू। सर कौन सा यूनिट सर